हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइड पर। मैं विशाल केसरी आज आप लोगों को यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि हमारी जो नई कोर्स इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, यह कोर्स किस प्रकार से आप सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है। जो परीक्षार्थी यूपीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस अथवा ईपीएफओ या फिर किसी भी अन्य प्रकार के स्टेट पीसीएस जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान अथवा किसी भी अन्य राज्यों के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनको ये किस प्रकार से फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि हमारे इस कोर्स की कीमत बहुत ही न्यूनतम है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि न्यूनतम राशि होना एक अलग बात है, लेकिन इस कोर्स में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, यह चीज आपको कोर्स परचेस करने से पहले समझनी चाहिए, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका ना रह जाए कि आप जो न्यूनतम राशि भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वह आपके किसी काम में आ सकता है या नहीं। आइए तो परिचय के तौर पर सिर्फ इतना ही हम चर्चा करते हैं कि इंडियन पॉलिटी के कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और ये किस प्रकार से आप लोगों को आपके एग्जाम की तैयारी करने में सहायता पहुंचाएगी। आइए सबसे पहले ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, हमने यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्जाम के सिलेबस को यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को मद्देनजर में रख के डिजाइन किया है। साथ ही जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मेंस के पेपर 2 में भी कुछ ऐसे पार्ट आते हैं जो कि इंडियन पॉलिटी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये सिर्फ ना कि प्रीलिम्स बल्कि आपके जीएस पेपर 2 को भी कवर करेगा। इसके साथ ही जो परीक्षार्थी ईपीएफओ जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करती है उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये उतना ही लाभदायी होगा। इनके साथ जो बच्चे अपने स्टेट पीसीएस जिस भी राज्य की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उनको भी यह कोर्स फायदा पहुंचाएगा। हालांकि आपके स्टेट पीसीएस में कुछ सवाल आपके राज्य की कानून व्यवस्था से भी आते हैं, लेकिन राज्य के कानून व्यवस्था को समझने से पहले आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक होगा कि जो देश है उस देश की कानून व्यवस्था, उस देश की संविधान क्या कहती है। इसलिए यह कोर्स ना कि सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बल्कि आप सभी स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा जितना कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए है। और बहुत सारे भी अन्य एग्जाम्स हैं जो कि एक दिवसीय एग्जाम, वन डे एग्जाम्स होते हैं, लाइक एसएससी, सीजीएलई या रेलवे, या बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिस एग्जाम में भी इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कोर्स को पढ़ करके, समझ करके, लेक्चर सुन करके आप आराम से, आसानी से किसी भी प्रश्नों का, किसी भी एग्जाम के प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। काफी आसानी होगी आपको, क्योंकि हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ओरिएंटेड हमारे कोर्स डिजाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स में हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी महत्वपूर्ण स्थान किसी भी एग्जाम के लिए क्यों रखता है। तो हमने कुछ आपके लिए कुछ डेटा निकाल कर लाया है। आप जैसे कि देख सकते हैं पिछले 9 वर्षों में इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था के सेक्शन से कितने प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बारे में बता रहा हूं। जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो अपने अपने राज्यों के भी पिछले 4-5 सालों के प्रश्न पत्र उठाकर देख सकते हैं। आपको भारी मात्रा में इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2010 में जो प्रश्नों की संख्या थी वह यूपीएससी ने 10 प्रश्न आपसे पूछे थे। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं पेन ले लेता हूं। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 में यूपीएससी ने 10 प्रश्नों की संख्या इसमें पूछी गई थी, और इसके साथ ही 2012 में ही इंडियन पॉलिटी से 21 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि यूपीएससी में पूछे जाने वाले सर्वाधिक प्रश्नों
प्रश्न होते हैं। हालांकि 2017 में फिर से ट्रेंड चेंज करके यूपीएससी ने इंडियन पॉलिटी से 22 प्रश्नों को पूछा। तो इस प्रकार आप ये डेटा जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब इसका आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो लगभग हर साल 10 से 12 प्रश्न जो है इंडियन पॉलिटी से पूछे गए हैं। 10 से 12 प्रश्न इंडियन पॉलिटी से पूछे जाने का मतलब यह होता है कि लगभग आपको 20 से 24 अंक, तो 20 से 24 अंक ये बहुत ज्यादा मायने रखती है आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये बात हो गई डेटा की कि किस प्रकार से और कितने प्रश्न इंडियन पॉलिटी में पूछे गए हैं। इनसे आपको इंडियन पॉलिटी का महत्व समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं पाठ्यक्रमों पे कि हम आपको इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ यूनिट लिस्ट दे रहा हूं आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं। पहला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर या यूनिट कह लीजिए, इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये यूनिट है, चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लगभग 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टोटल 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है, आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। जस्ट एक थोड़ा सा परिचय है, बाकी जब हम कोर्स में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आप जो अभी का जो संविधान देख रहे हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से जो लागू हुआ है हमारे देश में, यह संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी यह ब्रिटिश काल से ही चली आ रही है। अभी भी बहुत लोग मजाक में कह रहे होंगे कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी जो कानून है वह अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। हालांकि यह बात में कोई दो मत नहीं है, ये बात झूठी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो ढांचा, जो रूपरेखा तैयार होने की जो प्रक्रिया थी, ये ब्रिटिश काल के दौरान ही प्रारंभ हो चुकी थी। इस चीज की जो सबूत है, इस चीज की जो जानकारी है, आपको जब मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊंगा उनसे ये क्लियर हो जाएगा। तो हम संवैधानिक ढांचा में, हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, हमारी जो संविधान है, उसका हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है। हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ते हुए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि इंडियन फ्रीडम्स एक्ट तक हम इन चीजों को पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के बाद हम संविधान का निर्माण यानी कि द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, अंग्रेज के चले जाने के बाद किस प्रकार से हमारे देश के लोगों ने मिल करके विभिन्न विदेशों के संविधानों की अध्ययन की, उनका निचोड़ निकाला और जो भी हमारे देश के लिए लाभदायी हो सके उन सारी बातों को हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया गया। इन सारी चीजों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रियम्बल भी समझना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल से भी बहुत सारे प्रश्न निकल के बाहर आते हैं। उसके साथ ही कुछ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमने मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, इन सभी चीजों के बारे में जान गए हैं, फिर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान में कुछ चीजें बदली जा सकती है, कुछ चीजें चेंज की जा सकती है, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसी यूनिट में खत्म करने वाले हैं। तो इस यूनिट में टोटल कुल मिलाकर के 10 से 11 चैप्टर होंगे। ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपको जो एक नॉलेज है, जो बेसिक नहीं, बेसिक से लेकर के एक काफी अच्छी नॉलेज, काफी एडवांस लेवल की नॉलेज आपको भारतीय संविधान के बारे में मिल जाएगा। इनके बाद हम चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, यानी कि संवैधानिक निकाय पे। संवैधानिक निकाय को जब आप देखें तो इसमें भी कुल मिलाकर के 10 चैप्टर आते हैं। कुल मिलाकर के इसमें भी आपको 10 चैप्टर मिल जाएंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है, इस चीजों को समझिए। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं को यह एहसास हुआ कि देश की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ ऑफिसेस होनी चाहिए। मतलब समझ लीजिए, कुछ ऑफिसर्स होने चाहिए, कुछ निकाय होनी चाहिए, कुछ बॉडीज होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन, आप इलेक्शन कमीशन को ही ले लीजिए।
ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। इलेक्शन कमीशन क्या काम करती है? इलेक्शन कमीशन देश में चुनाव को कंडक्ट कराने का, उनको कंट्रोल करने का, ये सारी जो भूमिकाएं हैं वो इलेक्शन कमीशन निभाती है। तो संविधान में इलेक्शन कमीशन के बारे में बशर्ते काफी अच्छे से ये बात लिखी हुई है कि चुनाव का नियमन, चुनाव करवाने की प्रक्रिया, इन सारी चीजों को क्रियान्वयन करने के लिए जो एक निकाय होगा उसका नाम इलेक्शन कमीशन होगा, और इसे आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। यानी कि जो बातें संविधान में मेंशन है, जो बातें संविधान में लिखी गई है, हम उन्हें कहते हैं, जो बातें मतलब जो जिस निकाय के बारे में लिखी हुई है हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो हम इसमें पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ करके हम ये जान जाएंगे कि किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है किस प्रकार से काम करती है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कितने लोग शामिल होते हैं। ये पढ़ते पढ़ते हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी चीजों के बारे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि ऐसे निकाय, ऐसे बॉडी जिसके बारे में संविधान में लिखी हुई नहीं है लेकिन सरकार को कभी ना कभी इन निकायों की जरूरत पड़ी और उन्होंने इनको बनाया। जैसे कि नीति आयोग हो गया, उसके साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया। इन सभी चीजों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा आता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी हम इसमें सरकार की कार्य प्रणालियों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारी सरकार काम करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पार्लियामेंट्री वर्क होता है, किस प्रकार से फेडरल वर्क होता है। इसके साथ साथ हम इसी में पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से सेंटर और स्टेट के बीच, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो संबंध होते हैं, किस प्रकार से संबंध बनाए जाते हैं, कैसे टैक्स का डिवीजन होता है। इनके साथ साथ स्टेट और स्टेट का कैसा रिलेशन होता है, यानी कि इंटर स्टेट कैसा रिलेशन होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जब हम केंद्र सरकार की बात करेंगे तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, उनका इलेक्शन किस प्रकार से होता है, उनका क्या काम होता है। यानी कि इसमें हम लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ लेंगे। हमने इस यूनिट को 9 अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया है। सेम जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट में हम देखेंगे किस प्रकार से गवर्नर कार्य करते हैं, उसकी पावर क्या होती है, किस प्रकार से सीएम काम करते हैं, सीएम के साथ किस प्रकार से उनके मिनिस्टर ऑफ काउंसिल काम करते हैं। यानी जो चीज हमने केंद्र सरकार को बिंदु बना करके पढ़ा था वही चीजें हम सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। इसमें भी कुल मिलाकर के 8 चैप्टर है। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय बहुत ही छोटा चैप्टर है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। स्थानीय निकाय में बहुत ही छोटा चैप्टर में जिसमें हम पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज आपको पता होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखी गई थी, है ना। उसके बाद 94 में इसे लागू करवाया गया था, है ना। तो हम इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उनके बाद संघ शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी हमने जो यूनियन टेरिटरीज की जो यूनिट थी इसको हमने 2 चैप्टर में, 2 अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड किया है। अभी देखिए, सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ आपको मॉक प्रश्न, मॉक टेस्ट दूंगा। वो टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड होगा, और ऐसे एमसीक्यू जो कि यूपीएससी में या फिर आपके स्टेट पीसीएस में पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी हल करने दूंगा जिनसे आपकी जो लेखन कौशल है उसमें काफी अच्छी वृद्धि होगी। आप आंसर लिख करके हमारे जो भी ई पोर्टल है, हमारे जो लर्निंग पोर्टल है उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। वो ये बात कैसे करेंगे हम, मतलब हमारा ई लर्निंग पोर्टल किस प्रकार से काम करेगा, इन चीजों के बारे में हम अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं, आप अपने मोबाइल से भी हमारा ई लर्निंग पोर्टल आप यूज कर सकते हैं, और यदि आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर है तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं। आप कहीं पे भी हमारा लेक्चर देख सकते हैं। कुछ कुछ हम नोट्स भी अपलोड करवाने की कोशिश करेंगे आपको, जो आप नोट्स पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर एक चैप्टर के बाद
हर एक यूनिट के बाद हमारा मॉक टेस्ट होगा, और जब ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मिसलेनियस में जो कुछ चैप्टर बाकी रह जाएंगे, या फिर आप में से कुछ विद्यार्थियों को लगेगा कि हमें ये चीज फिर से कुछ पढ़ना है, देखिए फिर से पढ़ने वाली बात तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह हो गया, क्योंकि वीडियो यहाँ पे स्टोर रहने वाला है। बाय चांस आपने कोई एक लेक्चर हमारा छोड़ दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने देखा लेकिन कुछ महीने बाद आपको फिर से डाउट आया, तो फिर से आप पुनः उसी लेक्चर में जाकर के आप उसी वीडियो को चालू करके देख सकते हैं, और फिर से जो भी आपका डाउट है उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट रह गया तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी बच्चों से हम फोन पे जुड़े, या फिर हमारा जो ई पोर्टल में जो चैटिंग सिस्टम है हम उनसे बात करें, किसी ना किसी प्रकार से आपसे संपर्क में हम रहेंगे, और आपके जितने भी डाउट हैं उन सारे डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 मॉक टेस्ट डिजाइन किया जाएगा। जिस प्रकार से यूपीएससी में मॉक टेस्ट होता है, यूपीएससी के लिए जो मॉक टेस्ट होता है, इस यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को डिजाइन करेंगे, और जो स्टेट पीसीएस है उन बच्चों के लिए भी हम उनके अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ पेपर डिजाइन करेंगे, ताकि उन बच्चों को भी सुविधाएं मिल सके, सारी सुविधाएं सारे बच्चों में बट सके। तो इस प्रकार से हमारा ये कोर्स चलेगा, और जो भी कुछ डाउट रहेगा ये डाउट आप हमसे चैटिंग सिस्टम के जरिए, हमारा ई पोर्टल में चैटिंग सिस्टम होता है, ये जब आप लॉग इन कर लेंगे, जब आप इस कोर्स को जब परचेस कर लेंगे तो आपको सारा चीज सारा इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगा। कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, आप आराम से इन चीजों को चला सकते हैं, इन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो ई लर्निंग पोर्टल जो है ये ध्यान रखिए आज की जरूरत है, क्योंकि आप हर जगह क्लास के लिए नहीं जा सकते, हर समय कभी हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं, तो क्या होता है उस बीच में आपकी वो क्लास छूट जाती है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में फायदा ये होता है कि यदि कभी आपकी कोई लाइव क्लास छूट भी गई है तो वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव हो जाती है, तो बाद में जब भी कभी आपका मन करे तो आप उस रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हैं, या फिर 1 महीने के बाद आपको रिवीजन करने का मन हो, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने का मन हो, तो भी आप इन चीजों को फिर से पुनः देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो आप ये जो पूरा जो आपने देखा है, शायद मेरे अंदाज से आप समझ गए होंगे कि इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है तो मैं एक डेमो लेक्चर्स का भी लिंक है यहाँ पे दिया हुआ, आप वो डेमो लेक्चर, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक डेमो लेक्चर्स का लिंक दे दूंगा, और यदि आप कहीं और देख रहे हैं या फिर हमारे डायरेक्ट ई पोर्टल में आकर के यदि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है, तो मैं अनुरोध करता हूँ फिर से आप वापस ई पोर्टल में जाए, वहां पे एक डेमो लिंक भी क्रिएट किया गया है, आप उनसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्लासेस होगी। हालांकि हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब पे एक भी क्लासेस नहीं होगी, हमारी ये सारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर होगी। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कोर्स आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो अब आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, इतने काबिल हैं कि आप निर्णय ले सकते हैं कि ये जो कोर्स है ये आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस लिंक दी गई है, आप वहां से जा करके क्लिक करके सीधे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से फिर से हमारी मुलाकात होगी सीधे हमारे ई लर्निंग पोर्टल पे। तब तक के लिए आप सभी घर में सुरक्षित रहें। शुक्रिया।